नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर की कक्षा में भूस्वामिनी नाटक के नायक चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। भूस्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त के चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भूस्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त का चरित्र। ठीक, भूस्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त सर्वश्रेष्ठ प्रमुख पात्र है। प्रसाद जी ने इतिहास प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त को ही सर्व प्रमुख भूमिका प्रदान की। निश्चित ही इसका नाटक में महत्वपूर्ण स्थान है। वह नाटक की नायिका भूस्वामिनी का प्रेम पात्र ही नहीं बल्कि आराध्य भी है, इसलिए यह नाटक का नायक भी। ठीक, चंद्रगुप्त का जो पहला चरित्र है वह है चंद्रगुप्त फल भोक्ता नायक के रूप में। जो भूस्वामिनी नाटक का नायक है, भूस्वामिनी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वह सब चंद्रगुप्त और भूस्वामिनी के इर्द गिर्द ही घटित होती है। ठीक, अब भूस्वामिनी नाटक नायिका प्रधान नाटक, ये जो भूस्वामिनी नाटक है यह नायिका, क्योंकि नायिका के नाम पर ही भूस्वामिनी नाटक का नाम पड़ा, तो नायिका प्रधान नाटक है। शास्त्रीय आधार पर फल की प्राप्ति जिस पुरुष को होती है वही नाटक का नायक माना जाता है। इसमें चंद्रगुप्त को फल की प्राप्ति होती है। ठीक, प्रथम उसकी वाग्दत्ता पत्नी भूस्वामिनी, द्वितीय खोए हुए राज सिंहासन की प्राप्ति। भूस्वामिनी नाटक में मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो क्या कहते हैं भूस्वामिनी को प्राप्त करना और दूसरा राज सिंहासन को प्राप्त करना, दो ही उद्देश्य। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र है और रामगुप्त का ज्येष्ठ भाई, बड़ा भाई। ठीक है, रामगुप्त में राज्योचित गुणों के अभाव के कारण उसे ही सम्राट समुद्रगुप्त के निधन के पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि बड़ा भाई ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है, अर्थात जो रामगुप्त है वह क्या कहते हैं बड़ा था, चंद्रगुप्त छोटा। ठीक, किंतु उसने अपना राज्य अधिकार बड़े भाई रामगुप्त को सौंप दिया। ऐसे उसने लोक लज्जा और भाई प्रेम के कारण किया, जो ऐसा कार्य किया कि समाज चंद्रगुप्त को कहे। ठीक है ना, जबकि रामगुप्त ने अपनी विलासिता के कारण उसकी वाग्दत्ता पत्नी भूस्वामिनी को भी राक्षस एक क्या कहते हैं भूस्वामिनी नाटक का पात्र राक्षस विवाह द्वारा प्रेयसी बना लिया। चंद्रगुप्त रात दिन अपनी भूस्वामिनी की यादों में खोया रहता था, किंतु उदार गंभीर होने के कारण उसने सहन कर लिया। रामगुप्त जब सकराज की संधि शर्तों को स्वीकार कर राज्य कुल की लक्ष्मी भूस्वामिनी को सकराज के पास उपहार स्वरूप भेजने का निर्णय करता है। उपहार मतलब होता है गिफ्ट, भेंट, किसी उपहार स्वरूप को किसको भेजता है? भूस्वामिनी को। तब वह विरोध करता है और सकराज की हत्या कर देता है। कौन सकराज की हत्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, रामगुप्त भी मारा जाता है और चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनता है।
ध्रुवस्वामी उसकी साम्राज्ञी बन जाती है और महादेवी का पद प्राप्त करती है। यही नाटक में दिखाया है। ठीक। और दूसरा है कुल गौरव का रक्षक। चंद्रगुप्त का चरित्र रामगुप्त से बिल्कुल अलग था। रामगुप्त गुप्त वंश की मर्यादा का सौदागर था। ठीक। वह अपनी विलासिता के कारण अपनी पत्नी को सकराज की अंकसामनी बनाने को तैयार हो गया। इसके विपरीत चंद्रगुप्त अपने वंश की मर्यादा लक्ष्मी यानी ध्रुवस्वामी की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह नहीं करता। चंद्रगुप्त अपने साहस और प्रयास से सकराज को मारकर गुप्त कुल की यानी गुप्त वंश की रक्षा की और गुप्त वंश की मर्यादा बचाई। ठीक। अब तीसरा है सुदर्शन व्यक्तित्व। सुदर्शन मतलब अच्छा व्यक्ति, सु मतलब सुंदर। ठीक। चंद्रगुप्त आकर्षक पुरुष है। प्रथम दर्शन में उसके सुदर्शन रूप के कारण ध्रुवस्वामी उसकी ओर आकर्षित और मोहित हो जाती है। वह उसकी रूप माधुरी को भुला नहीं पाती है। वह दासी उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, क्या कह रही है? हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह नीरव प्राची का बाल अरुण कुमार की स्मित सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी स्त्री प्रेम में आकर्षित हो सकती है। ठीक। नारी वेश में जब वह सकराज के समक्ष जाता है तो सकराज भी दोनों को समान सुंदर देखकर निर्णय नहीं कर पाता कि दोनों को अपनाने को तैयार हो जाए। ध्रुवस्वामी भी चंद्रगुप्त वेश बदल के स्त्री के वेश में जाता है सकराज के शिविर में, और ध्रुवस्वामी तो स्त्री है दोनों। और वो क्या करते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हम किसको बुलाएं किसको ना, दोनों को सकराज अपने शिविर में बुला लेते। ठीक। चौथा है विनय तथा शील संपन्न। चंद्रगुप्त विनय तथा शील संपन्न है, विनय है। इसका पता उस समय चलता है जब रामगुप्त उसे बंदी बना लेता है, किंतु वह किसी प्रकार का विरोध नहीं करता। वह अपनी विनयशीलता और शील संपन्नता के कारण अत्याचारों को सहन करता है। अपनी सत्य और उद्दंडता का प्रयोग अपने बड़े भाई के साथ नहीं करता। यह उसकी विनयशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है उसके चरित्र में। अब अगला है कर्तव्य परायण और वीर। चंद्रगुप्त शौर्यशाली, साहसी, निडर और वीर होने के साथ साथ कर्तव्य निष्ठ भी है, कर्तव्य परायण भी है। वह अपने कुल की मर्यादा का पतन देखकर उसमें वीरता और कर्तव्य की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत होती है। ध्रुवस्वामी के मना करने पर भी उसकी तथा मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। कर्तव्य परायणता का निर्वाह करते हुए ठीक निर्भय होकर वह सत्र यानी सकराज के सैन्य शिविर में घुसकर सकराज का वध करता है और अपनी वीरता के बल पर ही चंद्रगुप्त को राजाधिराज की उपाधि मिली थी। ठीक। चंद्रगुप्त का यह कथन उसकी कर्तव्य परायणता का परिचय है। क्या है? आज कोई भी मुझे इस मृत्यु पद से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ठीक है ना। अब आते हैं विवेकी एवं आदर्श प्रेमी। चंद्रगुप्त की जो अगली विशेषता है वह है विवेकी एवं आदर्श प्रेमी। अब आइए देखते हैं, यह विशेषता प्रायः नवयुवकों में देखने को मिलती है, युवावस्था में देखने को मिलती है। ठीक। किंतु चंद्रगुप्त में यह विशेषता देखने को बहुत अधिक मात्रा में मिली थी। वह अपने विवेक से, क्योंकि कोई भी कार्य करता था योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति के साथ, विवेक से, बुद्धिमानी के साथ कार्य करता था।
वह अपने विवेक से कठिन कार्यों को सरल बना देता है। ठीक, ध्रुवस्वामी के साथ शत्रु शिविर में प्रवेश उसके विवेक का ही तो उदाहरण है। कोई शत्रु के पास जाएगा भेष बदल के, लेकिन चंद्रगुप्त गया ध्रुवस्वामी के साथ स्त्री के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ध्रुवस्वामी नाटक आपको पढ़ना, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अब है उदार और गंभीर। चंद्रगुप्त में उदारता और गंभीरता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। वह उदार भी है और गंभीर भी। वह राजपुत्र होते हुए भी, राजा का पुत्र होते हुए भी क्या है, उदार है। वह बिना किसी कारण के किसी का शोषण नहीं करता, ठीक, किसी को सताता नहीं था। और किसी को सताना या शोषण करना उसके दृष्टि में महापाप था, ठीक। तथा दूसरों की यथाशक्ति निर्बलों और दीन दुखियों की सहायता करना वह अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानता है, ठीक। युवा होते हुए भी उसमें गंभीरता थी। अब आगे आते हैं, नियतिवादी। चंद्रगुप्त बुद्धि, बल और विवेक से तो संपन्न ही था, ठीक। इसके पश्चात भी वह एक नियतिवादी भी था, नियतिवादी वाला व्यक्ति। वह ध्रुवस्वामी के साथ रामगुप्त के राक्षस विवाह होने की नियति को खेल मानता है। वह स्वीकार करता है, क्या कहता है हमने, कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर, बहुत ही अच्छी लाइन है चंद्रगुप्त में, इसमें आप लोग सुक्ति वाक्य है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ठीक। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुवस्वामी मेरी है। ये चंद्रगुप्त का कथन है, ठीक। उसकी भाग्यवादिता, नियतिवाद मतलब है भाग्यवादिता, नियतिवाद मतलब होता है भाग्यवाद, ठीक। उसकी नियतिवादिता या भाग्यवादिता उसे अकर्मण्य बनाती और मजबूत बनाती, ठीक। वह नियतिवादी होते हुए भी कर्म पथ का अडिग पथिक है, अडिग पथिक, पथिक मतलब राय, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतर्मुखी एवं सहिष्णु। इसका मतलब क्या होता है, चंद्रगुप्त अत्यंत अंतर्मुखी व्यक्तित्वधारी है। उसके सामने सब कुछ सही गलत होता जाता है, किंतु वह कुछ नहीं कहता। वह कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहता जिससे कि राजा की आज्ञा, राजा आज्ञा एवं मर्यादा कुल का उल्लंघन हो, और वह अपना प्रेम भाव भी मन में दबाकर रखता है। लेकिन धैर्य की एक सीमा होती है, ठीक। जब रामगुप्त के अत्याचार सीमा पार कर जाते हैं तो वह बोलता है और अपने स्वाभिमान का परिचय देता है और शिखर स्वामी से कहता है, क्या कहता है, कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं, और शिखर स्वामी तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वाचित युवराज। समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को ही राजपाट सौंपा था, लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या किया था, बड़े भाई को सौंप दिया। किसके, सामाजिक दृष्टिकोण के नाते, ठीक है ना, क्योंकि रामगुप्त क्या था, विलासी था, कामुक था, ठीक, तो राजपाट चला नहीं पाता। चंद्रगुप्त क्या था, लीडर था, उसमें राजा होने के सारे गुण विद्यमान, उसी को तो राजपाट दिया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं, और शिखर स्वामी तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। तुम्हारी नीचता, दुष्टता, कुकर्मता
ठीक, अब असहाय हो, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहां मैं ही अब सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी। नाटक के नायक के सभी गुण चंद्रगुप्त में विद्यमान हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट के सभी गुण चंद्रगुप्त में विद्यमान हैं। ध्रुवसेन नाटक के पुरुष पात्रों में सर्वश्रेष्ठ पात्र है। उसके चरित्र का स्वाभाविक विकास हुआ है। चंद्रगुप्त के रूप पर प्रकाश डालते हुए परमेश्वर लाल ने कहा है कि उसका जो कुछ भी स्वरूप सामने आया है वह निखरा हुआ है। कहते हैं ना कि जीवन जितना ही संघर्षमय हो वह उतना ही निखरता है। ठीक, सामने आया वह निखरा हुआ है, उसमें कर्तव्य निष्ठता और अधिकार का सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं ध्रुवसेन नाटक के नायक की चारित्रिक विशेषताएं आपको मैंने जो बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।